बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम लोग प्रॉपर्ली आज से मैनुअल थेरेपी की बुक जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। हम वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर रहे हैं, स्पाइन से रिलेवेंट जो है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट 11 पेजेस हैं आपकी बुक के, दे उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स और क्लिनिकल। वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि केल्टन बॉन्ड जो कॉन्सेप्ट है मैनुअल थेरेपी का, ये कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, ये कैसे आया, इसका ओरिजिन क्या है, इसके अंदर कैसे उन्होंने दूसरी टेक्निक्स ब्लेंड किया, वो सब उन चीज़ों की जो हिस्ट्री है उसमें वो मेंशन्ड है, ठीक है। और बस एक 3 पॉइंट्स है जहाँ पे लिखा हुआ है कि हम ये जो टेक्निक्स हैं ये किस लिए यूज़ करते हैं। हम इनको पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं और मसल स्पैज़म यूज़ करने के लिए करते हैं और जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए करते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं, वो हम लोग यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि पेन को डिक्रीज़ कर सकें और जॉइंट की मोबिलिटी इंक्रीज़ कर सकें। तो ये फर्स्ट जो 14 पेजेस हैं उनका एक जनरल ओवरव्यू है, लेकिन डिटेल्ड ओवरव्यू है, तो हमने इसको गो थ्रू करना है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स का, वो स्टार्ट करेंगे। तो ओवरव्यू में अच्छा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी पेशेंट हमारे पास आता है, ये हम लोग क्लिनिकल क्लास में भी पढ़ कर आए हैं, और अगर आपने क्लिनिकल की क्लास नहीं ली तो लेक्चर अपलोडेड है, डू लिसन द लेक्चर रिलेवेंट टू क्लिनिकल। वी हैड ओनली 1 सेशन ऑफ दैट। तो मैंने ये आप लोगों को वहाँ पे बताया था कि कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसको हम डायरेक्ट पहले हम उसको सुनेंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे, फिर हम उसके कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम उसकी जो टेस्ट से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे, और उस बुनियाद पर हम एक डायग्नोसिस जो है उसको बनाकर उस ट्रीटमेंट पेशेंट के कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो काम होता है हमारे पास, किसी भी पेशेंट जो हमारे पास आता है तो उसका डायग्नोसिस करना होता है। हमारे पास डायग्नोसिस जब ठीक होगा तो ट्रीटमेंट की एफिकेसी और इफेक्टिवनेस भी वहीं पे पता लग जाएगी कि ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव होगा अगर आपका डायग्नोसिस जो है वो अच्छा है। तो डायग्नोसिस पे आपने फोकस करना है कि पेशेंट आपके पास आए, आपको फ़ौरन पता लग जाए कि इस पेशेंट के साथ मसला क्या है। इतना एक्सपीरियंस लाना है कि हमें पेशेंट को देख के पता लग जाए कि हाँ, इसका ये मसला है और इसका मसला जो है ये हमारी फील्ड अंदर आता है कि नहीं आता, वेदर उसका जो प्रॉब्लम है वो सिस्टेमिक प्रॉब्लम है या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है। हम उसको फिजिकल थेरेपी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, या फिजिकल थेरेपी में जो इसका प्रॉब्लम है पेशेंट का वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, फिजिकल डायग्नोसिस, बायोमैकेनिकल और फंक्शनल असेसमेंट करके। अब इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिसन, लुक, टेस्ट एंड रिकॉर्ड, ठीक है। आप लोग अपनी मस्कुलोस्केलेटल की जो बुक्स हैं टाइडीज फिजियोथेरेपी की, उसमें भी आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, लिसन, लुक, टेस्ट एंड रिकॉर्ड। तो पहले क्या, पेशेंट आया, लिसन मतलब कि उसकी हिस्ट्री आपने लेनी है, उसको सुनना है। उसके बाद लुक, पेशेंट को आपने विजुअली इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, पैल्पेट करना है, देखना है, इंस्पेक्ट करना है। उसके बाद टेस्ट परफॉर्म करेंगे, वो टेस्ट बेशक लैब टेस्ट हो या हमने जो टेस्ट परफॉर्म करने हैं उसके रिलेवेंट हो, एंड देन रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के बाद पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। तो फिजिकल डायग्नोसिस करने में पहला काम क्या है, स्क्रीनिंग एग्जाम। अब स्क्रीनिंग एग्जाम में सिर्फ हम क्विकली ये जानने के लिए कि मसला कहाँ पे है, पेन पेशेंट को कहाँ पे है, पेशेंट को पेन बैक में है, नेक में है, शोल्डर में है, एल्बो में है, किस एरिया में पेन है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक स्क्रीनिंग एग्जाम पेशेंट से एक एब्रीविएटेड एग्जाम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डिटेल्ड एग्जाम। डिटेल्ड एग्जाम में सबसे पहला पार्ट है हिस्ट्री, और ये हम लोग क्लिनिकल क्लास में पढ़ के आए हैं कि हिस्ट्री इज द फर्स्ट पार्ट एंड देन कम्स फिजिकल एग्जामिनेशन एंड देन कम्स इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे भी देख लें वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम। हिस्ट्री में क्या है, आपने एक हाइपोथेसिस बिल्डअप करनी है। एक हाइपोथेसिस क्या है कि आपने जो चीज़ पेशेंट की हिस्ट्री सुन के और पेशेंट को देख के आपने एक जनरल स्टेटमेंट डेवलप कर ली है, ठीक है, जिसको आप फर्दर एग्जामिनेशन से कंफर्म करेंगे। आपने फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आया है और वो आप कह रहा है कि मुझे लेग की लैटरल साइड पे पेन है, हिप पे पेन है, और आपने उसकी कुछ टेस्ट परफॉर्म करके और कुछ उसकी ऑब्जर्वेशंस देख के आपने ये हाइपोथेसिस डेवलप कर ली कि इस पेशेंट को पिरिफॉर्म्स मसल का मसला है। तो दैट मीन्स यू हैव डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस, लेकिन वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, और हाइपोथेसिस जो होती है वो ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी हो सकती है। उस हाइपोथेसिस को हम फर्दर एग्जामिनेशन जब करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे या जब इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तो उसमें वो हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकती है या फिर वो हाइपोथेसिस फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो डिटेल्ड जो एग्जाम है उसमें हिस्ट्री में हम हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। उसके बाद हम पहली बात जो डिटरमिन करेंगे वो ये कि जो इसके पेशेंट के सिम्टम्स हैं ये मस्कुलोस्केलेटल हैं और ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी से ये ट्रीटेबल हैं भी या नहीं।
क्योंकि जो सिस्टेमिक डिजीजेज हैं उनको फिजिकल थेरेपिस्ट ट्रीट नहीं करता। सिस्टेमिक डिजीजेज से कोई रेफर्ड पेन आ रही हो किसी जगह पे, उनको हम ट्रीट करते हैं, लेकिन सिस्टेमिक डिजीजेज को फिजिकल थेरेपिस्ट ट्रीट नहीं करता। एज सच हमारी जो रेंज है उसमें मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आते हैं, हर तरह के लिगामेंटस डिसऑर्डर्स, टेंडनस डिसऑर्डर्स, मसल डिसऑर्डर, बोन के डिसऑर्डर्स, हर तरह के डिसऑर्डर्स हमारी इनमें। तो हमने ये देखना है कि जो सिम्टम्स पेशेंट के आ रहे हैं ये मस्कुलोस्केलेटल, दे आर इन मस्कुलोस्केलेटल इन ओरिजिन और नॉट, और वेदर दे आर ट्रीटेबल विद ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी OMT और नॉट। ठीक है, उसमें हम पेशेंट की हिस्ट्री में हम कुछ पार्ट्स पढ़कर आए थे, पास मेडिकल हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसके सिस्टम्स का रिव्यू, सारा ये सब चीज़ें हिस्ट्री में आ जाएंगी। अब जब आपने हिस्ट्री ले ली है उसके बाद आपने इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन क्या करते हैं? देखने को, ठीक है। आप अपने जो आपने हिस्ट्री ली है और आपने हाइपोथेसिस हिस्ट्री में से डेवलप की है कि हो सकता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हो, या हो सकता है पेशेंट को लंबर रेडिकुलोपैथी हो, तो उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए आप इंस्पेक्शन परफॉर्म करेंगे। इंस्पेक्शन में क्या क्या आ जाता है? इंस्पेक्शन में आप पेशेंट का पोस्टर चेक करेंगे। पेशेंट को पोस्टर की वजह से तो नहीं कोई पेन आ रही, कोई पोस्टर की वजह से तो मसला नहीं आ रहा, कोई नर्व तो नहीं कंप्रेस हो रही, कोई इशू तो नहीं आ रहा। उसकी जो शेप है, स्किन है, स्किन पे हम चेक करेंगे कि जो पेशेंट की स्किन है वो नॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा जो नॉर्मल क्रीजेज होती हैं बॉडी पे वो डेवलप्ड हैं या नहीं, क्रीजेज टाइटेंड हैं या फ्लैटेंड हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हम देखेंगे सब इंस्पेक्शन के अंदर। तो इंस्पेक्शन में हम सिर्फ विली ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट की बॉडी को, कि जिस पेशेंट की बॉडी पार्ट का मसला होगा उस बॉडी पार्ट को और उसके एडजेसेंट पार्ट्स को हम थोड़ा सा इंस्पेक्ट करेंगे। अब हमने हिस्ट्री भी ले ली और इंस्पेक्शन भी कर ली। अब हमने क्या करना है? हमने टेस्ट परफॉर्म करवाने हैं। नंबर फर्स्ट जो आते हैं टेस्ट में एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स। एक्टिव मूवमेंट्स वो है जो पेशेंट खुद परफॉर्म कर सकता है। तो आप पेशेंट से कह सकते हैं कि आप मुझे स्ट्रेट लेग रेस करके दिखाएं या आप मुझे ये करके दिखाएं, उससे पता लग जाएगा पेशेंट की मसल की स्ट्रेंथ कितनी है। या फिर हम पैसिवली मूवमेंट करवाएंगे पेशेंट की, ये देखने के लिए कि डिसफंक्शन की सिवियरिटी कितनी है। ठीक है, तो अब वो जो एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड एनाटॉमिक यूनिएक्सियल मूवमेंट भी हो सकती हैं कि आप पेशेंट से कहें कि फ्लेक्शन परफॉर्म करें शोल्डर की, या आप पेशेंट की शोल्डर की फ्लेक्शन परफॉर्म करवाएं। ठीक है, स्टैंडर्ड एनाटॉमिक मूवमेंट भी हो सकती हैं, या फिर वो मूवमेंट्स जो है वो कंबाइंड फंक्शनल मल्टी एक्सियल मूवमेंट भी हो सकती हैं कि कोई फंक्शनल मूवमेंट आप पेशेंट से कह सकते हैं कि आप मुझे अपने जो है आप अपने बालों में कंघी कर सकते हैं, या आप पीछे हाथ लेकर जा सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, या आप कंबाइंड मूवमेंट भी उससे परफॉर्म करके देखेंगे और आप उससे स्टैंडर्ड जो एनाटॉमिकल मूवमेंट्स हैं वो भी परफॉर्म करके देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स। और जॉइंट प्ले मूवमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़कर आए हैं कि हमारी जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स हैं उसके अंदर हम जॉइंट की मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं। तो हम उसके बाद उसकी जो जॉइंट प्ले मूवमेंट्स हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स हैं वो परफॉर्म करवाएंगे। तो पहले नंबर पे हमने ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स परफॉर्म करवाई हैं, एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स या फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स। नंबर 2 पे है असेसरी मूवमेंट, जॉइंट प्ले मूवमेंट कह लें या ऑर्थोकाइनेमेटिक्स कह लें या ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स कह लें, एक ही बात है। तो उसके थ्रू हमें पता लग जाएगा कि जो उसकी प्रॉब्लम है वो आर्टिकुलर है या नॉन आर्टिकुलर है, जॉइंट के रेलिवेंट प्रॉब्लम है या जॉइंट के रेलिवेंट प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेशेंट के पेन प्रोड्यूस होता है ट्रांसलेट और जॉइंट प्ले मूवमेंट पर, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जॉइंट के रेलिवेंट है। उसके अलावा हम जो ट्रैक्शन, कंप्रेशन, ग्लाइडिंग, जो जॉइंट प्ले मूवमेंट्स हमने 3 तरह की पढ़ी थी उनको परफॉर्म करके देखेंगे कि जॉइंट की जो अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे रेजिस्टेड मूवमेंट्स। रेजिस्टेड मूवमेंट्स में हम पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर इंटेग्रिटी और जो एसोसिएटेड जॉइंट्स, नर्व्स और वैस्कुलर सप्लाई है उन सब का स्टेटस चेक करने के लिए हम रेजिस्टेड मूवमेंट्स परफॉर्म करेंगे। उसके बाद पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स परफॉर्म करेंगे। पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स, सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं हर उस टिश्यू को जो किसी दूसरे स्ट्रक्चर को सराउंड किया हुआ है उसको सपोर्ट कर रहा है। सॉफ्ट टिश्यू में आपके मसल्स आ जाते हैं, आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स, आपके फेशिया, आपके ब्लड वेसल्स, नर्व्स, हर चीज़ ये सॉफ्ट टिश्यू में आ जाती है। तो पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स हम परफॉर्म करवाएंगे सॉफ्ट टिश्यू डिस्फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कि किस सॉफ्ट टिश्यू का मसला है, ये नर्व का मसला है, ये मसल का मसला है, ये किसी फेशिया की इन्फ्लेमेशन है, ये किस चीज़ का इशू है। ठीक है, उसमें आप फिजियोलॉजिकल मूवमेंट भी परफॉर्म करवा सकते हैं, एक्सेसरी मूवमेंट भी परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ एडिशनल टेस्ट होंगे जिसमें स्पीड, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे। स्पीड का मतलब होता है कि मूवमेंट किस रेट पे परफॉर्म कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के मूवमेंट कितनी कोऑर्डिनेटेड है, एंड्योरेंस कि एक मूवमेंट पेशेंट कितनी दफ़ा रेपिटेशंस उसकी परफॉर्म कर सकता है।
जब आपने हिस्ट्री ले ली, फिर आपने इंस्पेक्शन कर लिया, फिर आपने टेस्ट ऑफ फंक्शन जो हैं वो उस मौके की मुनासबत से जो उस पेशेंट पे रेलिवेंट टेस्ट हैं वो परफॉर्म कर लिए। नेक्स्ट थिंग वी विल डू इज़ पैल्पेशन। पैल्पेशन में हम पेशेंट को हाथ लगाकर उस एरिया को चेक करेंगे कि कोई टेंडरनेस तो नहीं है। टेंडरनेस का मतलब होता है कि आपने किसी पेशेंट को हाथ लगाया और उसको पेन हो रही है, तो पैल्पेट करके देखेंगे कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग तो नहीं, अंदर कोई आपको स्वेल तो नहीं फील हो रहा, कोई स्ट्रक्चर्स नॉर्मल हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी न्यूरोलॉजिकल वेस्कुलर एग्जामिनेशन करेंगे एंड देन वी विल गो विद द मेडिकल डायग्नोस्टिक स्टडीज़, जिसके अंदर आपके लैब टेस्ट और इमेजिंग वगैरह हर चीज़ आ जाती है। एंड देन हमारा डायग्नोसिस बन जाएगा जब हमने खुद भी टेस्ट उसके परफॉर्म कर लिए, उसकी हिस्ट्री भी ले ली, उसको इंस्पेक्ट भी कर लिया, पैल्पेट भी कर लिया और उसके मेडिकल डायग्नोस्टिक स्टडीज़ भी हमने कर ली, तो हमारे पास एक डायग्नोसिस आ जाएगा और उस डायग्नोसिस के बुनियाद पर हम एक ट्रायल ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अब ट्रायल ट्रीटमेंट क्या है? ट्रायल ट्रीटमेंट बेसिकली कैल्टन बॉन्ड में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो अपने डायग्नोसिस को फर्दर कंफर्म करने के लिए एक लो रिस्क, जिससे पेशेंट को ज़्यादा खतरा ना हो, लो रिस्क ट्रीटमेंट शुरू करवाता है अपना जो उसने डायग्नोसिस बनाया उसको मजीद थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए। तो वो ट्रीटमेंट के अंडर भी आ जाता है और वो फर्दर एवेल्यूएशन के अंदर भी आ जाता है कि हम उसको ट्रीट भी कर रहे हैं लेकिन हम फर्दर डायग्नोसिस को कंफर्म भी कर रहे हैं। तो वो ट्रीटमेंट जो ट्रायल ट्रीटमेंट है वो लो रिस्क होता है और वो हम डायग्नोसिस को मजीद कंफर्म करने के लिए उसका ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं। अगर पेशेंट के सिम्टम्स बेटर हो जाएं उस ट्रायल ट्रीटमेंट से, तो दैट मीन्स कि हमारा जो इनिशियल डायग्नोसिस था वो ठीक था। और अगर पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो वर्स हो जाएं या दे डोंट गेट बेटर विद टाइम, तो दैट मीन्स कि हमारा डायग्नोसिस फॉल्टी है, हमारे डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम है, हम एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं कर पाए। तो आई होप आई एम क्लियर विद द पॉइंट ऑफ ट्रायल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, अब आपने डायग्नोसिस भी कर लिया और आपने ट्रायल ट्रीटमेंट भी कर लिया। ट्रायल ट्रीटमेंट के बाद फॉर एग्जांपल आपका ट्रायल ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और आपका डायग्नोसिस जो इनिशियल था ट्रायल ट्रीटमेंट के थ्रू वही कंफर्म हो गया है, या फिर अगर वो कंफर्म नहीं हुआ तो हर तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, यहाँ पे हम जनरली एक ओवरव्यू कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल पेन सिम्टम है, तो पेन के सिम्टम को रिलीव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक, उस पार्ट को मूव ही ना करें। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर्ड पार्ट है तो फ्रैक्चर की बहुत पेन होती है तो फ्रैक्चर में हम इमोबिलाइज कर देते हैं, या फिर कोई और ऐसी पेन है तो उसमें हम इमोबिलाइजेशन कैन बी एन ऑप्शन, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब इमोबिलाइजेशन जो है वो जनरल हो सकती है कि बेड रेस्ट, पेशेंट को हम बेड रिडन कर दें कि आपने बिस्तर पे आराम करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर इमोबिलाइजेशन जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है कि हम पूरी बॉडी को इमोबिलाइज नहीं कर रहे, हम किसी एक पार्ट को इमोबिलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को बैक की पेन है, बैक की प्रॉब्लम है, तो हम उसको लंबर कॉर्सेट पहना सकते हैं, ठीक है, या फिर स्प्लिंटिंग, कास्टिंग, टेपिंग कर सकते हैं किसी उस बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट की जिसमें पेन है और जिसको इमोबिलाइज करना ज़रूरी है। तो एक तो इमोबिलाइजेशन के थ्रू आप पेन को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? थर्मो हाइड्रो इलेक्ट्रोथेरेपी। तो थर्मोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी आर 3 डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पे उन्होंने इसको मर्ज करके एक डा थेरेपी बना दी है। थर्मो हाइड्रो इलेक्ट्रोथेरेपी कह लें या फिर थर्मोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी कह लें, बात एक ही है। तो थर्मोथेरेपी में हम हीट अप्लाई करके, हाइड्रोथेरेपी में हम वाटर के थ्रू और इलेक्ट्रोथेरेपी में हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ इन्वॉल्व करके पेन को सबसाइड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पेन रिलीफ, जॉइंट मोबिलाइजेशन, हम पेन को ख़त्म करने के लिए जॉइंट मोबिलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रेड 1 to 2 की जो मोबिलाइजेशन है रेस्टिंग पोजीशन में पेन को रिलीव करने के लिए वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अंदर आप मैनुअली ट्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं या वाइब्रेशन और ऑसिलेशन भी दे सकते हैं। लास्ट थिंग जो आप कर सकते हैं पेन को सबसाइड करने के लिए, पेन को रिलीफ देने के लिए, वो है ऑक्यूपंक्चर, ऑक्यूप्रेशर या सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। ये स्पेशल प्रोसीजर है जो कि आपको स्पेशली इनमें सर्टिफाइड होना आपका ज़रूरी है। उसके बाद अब पेन सबसाइड करने के हमने प्रोसीजर्स पढ़ लिए कि पेन सबसाइड करने के हमारे पास ये तरीके हैं। मोबिलिटी अगर आपने इंक्रीज करनी है, मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट क्या है कि आप सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज करें। सॉफ्ट टिश्यू मैंने आप लोगों को बताया है मसल्स या लिगामेंट्स, टेंडन्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, फेशिया, ये सब सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज करने के लिए पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन भी है कि आप पेशेंट रेस्ट कर रहा है, पेशेंट लेटा हुआ है या पेशेंट बैठा हुआ है, आप क्लासिकल फंक्शनल टेक्निक्स परफॉर्म करके या फ्रिक्शन मसाज परफॉर्म करके उसके सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज कर रहे हैं। या फिर आप एक्टिव फैसिलिटेटेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के पेशेंट भी इन्वॉल्व है ट्रीटमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, मसल स्ट्रेचिंग, ये सब पीएनएफ की टेक्निक्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और रेसिप्रोकल इनहिबिशन। तो इसमें पेशेंट भी इन्वॉल्व है और हम उसकी मोबिलाइजेशन को मजीद फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं आप मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, या फिर आप जॉइंट मोबिलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशन परफॉर्म करने में भी आगे हमारे पास 3 तरीके हैं कि रिलैक्सेशन जॉइंट मोबिलाइजेशन, आप जॉइंट को रिलैक्स करने के लिए मोबिलाइज करें, ग्रेड 1 to 2 के अंदर परफॉर्म करते हैं ये वाली, या फिर जॉइंट को स्ट्रेच मोबिलाइजेशन दें आप, ठीक है। मैनुअली जॉइंट को मोबिलाइज करें रेस्टिंग पोजिशन पे, या मोबिलाइज करें जिस पॉइंट पे जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड है उस पॉइंट पर जॉइंट को मोबिलाइज करें, या फिर आप मैनिपुलेशन भी दे सकते हैं। और मैनिपुलेशन मैंने पढ़ाया था कि मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन में क्या फ़र्क है। मैनिपुलेशन हाई वेलोसिटी है, लो एम्पलीट्यूड है, और एक पूरे जॉइंट की मूवमेंट परफॉर्म करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, ठीक है। तो ये तो होगी जॉइंट मोबिलाइजेशन की। थर्ड, न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन। इसमें हम क्या करेंगे, हम ड्यूरामेटर की मोबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। अब ड्यूरामेटर क्या है? ड्यूरामेटर एक कवरिंग है जिसने आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ है। तो ड्यूरामेटर और नर्व और पेरिफेरल नर्व की एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन करवाएंगे। इनकी प्रॉपर टेक्निक्स हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज स्पेशल। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक एक टेक्निक बताने लग जाऊँ तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो जहाँ पे ये टेक्निक्स डिटेल में आएंगी हम वहाँ पे टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमारा जानना जरूरी है कि न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन क्यों करते हैं, ड्यूरामेटर को, नर्व रूट्स को या पेरिफेरल नर्व्स को मोबिलाइज करने के लिए। फिर आप स्पेशलाइज एक्सरसाइज भी परफॉर्म करवा सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू लेंथ या मोबिलिटी या जॉइंट मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब फिर अगर आपने मूवमेंट को लिमिट करना है तो आप कुछ पेशेंट को सपोर्टिव डिवाइसेस सजेस्ट करेंगे, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाएंगे या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स देंगे जो जिस जॉइंट को आपने लिमिट करना है उसके आसपास वाले जॉइंट में मूवमेंट इंक्रीज कर दें। लास्ट पार्ट आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट भी आपने दे लिया, आप पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे और ट्रेन करेंगे। एक्सरसाइजेज और एजुकेशन टू फंक्शन, कंपनसेट फॉर इंजरीज एंड प्रिवेंट री इंजरी। पेशेंट को आप एजुकेट करेंगे ताकि वो अपना फंक्शन मजीद बेहतर कर सके, इंजरीज के लिए कंपनसेशन कर सके और मजीद आइंदा जो किसी री इंजरी की को प्रिवेंट कर सके। आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे रेलिवेंट एर्गोनॉमिक्स में और सेल्फ केयर टेक्निक्स में कि वो ऑटो मोबिलाइजेशन कैसे कर सकता है, ऑटो स्ट्रेचिंग या ऑटो स्टेबलाइजेशन कैसे कर सकता है, डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे एर्गोनॉमिक्स को मद्देनजर रखते हुए परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर यही है बेसिकली जो हम ओवरव्यू पढ़ के आए हैं, बाकी सब कुछ सिर्फ हिस्ट्री है। अगर उसमें से फिर भी आपको कोई बात समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, की मसला नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं वो पढ़ाया क्योंकि उसका कोई लिंक नहीं है। असल बुक जो थी वो ओवरव्यू से स्टार्ट हो रही थी और वो मैंने आपको वो डिटेल में बताया है। और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है प्रिंसिपल्स का। तो प्रिंसिपल्स में हमारे पास हम थोड़ा सा आज इसको टच कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स में हमारे पास फर्स्ट क्या है, स्पाइनल मूवमेंट। चूँकि ये बुक जो वॉल्यूम है ये कैल्टन बॉन्ड का, ये स्पाइन से रिलेवेंट है, तो हमने स्पाइन की मूवमेंट्स को समझना है। The orthopedic manual therapist evaluates and treats orthopedic disorders of the spine with both general and specific movements. So orthopedic manual therapist होता है वो क्या करता है, orthopedic disorders को, spine के bony disorders को, जितने भी disorders हैं उनको general और specific movements के साथ treat करता है। जितनी movement efficient होगी, जितनी precisely एक movement produce होगी, उतना ही therapist के लिए आसान होगा क्योंकि वो किसी movement को localize करके treat कर सके। अब स्पाइनल मूवमेंट्स दो तरह के, जनरल मूवमेंट है और स्पेसिफिक मूवमेंट है। जनरल मूवमेंट के नाम से पता लग रहा है कि जनरल मूवमेंट में स्पाइन की वो मूवमेंट्स हैं जो पूरे स्पाइन को इन्वॉल्व कर रही हैं, ठीक है, फुल स्पाइनल फ्लेक्शन या फुल स्पाइनल एक्सटेंशन, या फिर पूरे सर्वाइकल वर्टिब्रा को इन्वॉल्व कर रही हैं, या सारे लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व कर रही हैं, या सारे थोरेसिक वर्टिब्रा को। तो सारे जनरल मूवमेंट्स इन्वॉल्व द एंटायर स्पाइन, अ वर्टिब्रल रीजन और अ सेट ऑफ वर्टिब्रा। तो सारी जनरल मूवमेंट्स जो हैं वो एक्टिवली परफॉर्म की जा सकती हैं और इनको पैसिवली प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जो स्पेसिफिक मूवमेंट है वो किसी एक वर्टिब्रा, किसी एक खास वर्टिब्रा की आइसोलेटेड मूवमेंट है। इसीलिए हम स्पेसिफिक मूवमेंट को सेगमेंटल मूवमेंट भी कहते हैं कि स्पाइन के अंदर एक सेगमेंट की मूवमेंट कर रहे हैं। अब जनरल मूवमेंट्स तो पैसिवली भी परफॉर्म करवा सकते हैं हम और पेशेंट के वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर हैं, लेकिन स्पेसिफिक या सेगमेंटल मूवमेंट्स जो हैं वो पेशेंट खुद परफॉर्म नहीं कर सकता। और हम एक थेरेपिस्ट जो है वो थ्रू प्रॉपर नॉलेज ऑफ एनाटमी उस वर्टिब्रा को, खास वर्टिब्रा को आइसोलेट करके उसकी मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, मोबाइल सेगमेंट इसलिए कह रहे हैं कि वो सेगमेंट मूवमेंट के काबिल है। अच्छा जी, अब मोबाइल सेगमेंट क्या है? द मोबाइल सेगमेंट, सेगमेंटम मोबाइल intervertebralis is a 3-joint complex composed of intervertebral disc joint and 2 facet joints as well as the muscles, ligaments and neurovascular structures surrounding between and connecting adjacent vertebra. मोबाइल सेगमेंट हम कहते हैं 3 जॉइंट से मिलकर बना होता है,
दो वर्टिब्रा के बीच में आप लोगों को पता है पूरी स्पाइन हमारी 33 वर्टिब्रा से मिलकर बनी है और हर वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क पड़ी हुई है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसे हम कहते हैं। इंटर मतलब कि बिटवीन, वर्टिब्रल बिकॉज इट रिलेट्स टू वर्टिब्रा, एंड डिस्क क्योंकि वो एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियर पल्पोसस और एनालस फाइब्रोसिस से मिलकर बना है, और वो हर दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनी पड़ी हुई है। तो एक तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और दो फेसेड जॉइंट्स होते हैं पोस्टीरियरली, जिसके थ्रू एक अबव जो वर्टिब्रा है वो अपने इंफीरियर वर्टिब्रा से या सुपीरियर वर्टिब्रा से कांटेक्ट करता है। और जितने भी सराउंडिंग मसल्स, लिगामेंट्स और न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं इर्द गिर्द या बीच में, उन सब को मिलाकर मोबाइल सेगमेंट बनता है। अच्छा, अब इसके लिए क्या है जी, intervertebral disc joint. Intervertebral disc joint, synchondrosis vertebralis is the synchondrotic articulation between two adjacent vertebral bodies. इसके लिए आप लोगों ने इतना याद रखना है कि intervertebral disc joint जो है वो एक articulation है, synchondrosis joints के टाइप है जिसमें मूवमेंट लिमिटेड होती है दो adjacent vertebra के दरमियान। तो 33 vertebras हैं और हर दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पड़ी हुई है। और डिस्क किससे मिलकर बनती है? आप इसको कंसिडर करें एक जो बिस्किट होता है, जैम हार्ट्स का बिस्किट होता है या कोई ऐसा बिस्किट जिसके सेंटर में जेली होती है और बाकी सराउंडिंग में पेरिफेरीज पे बिस्किट होता है। तो डिस्क भी ऐसे ही होती है, डिस्क के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस पल्पोसस है और बाहर रिंग शेप स्ट्रक्चर एनुलस फाइब्रोसिस। जो जैम या जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस पल्पोसस का, उसके अंदर ये एबिलिटी कि वो फैल सकता है, लेकिन जो पेरिफेरीज पे एजिस पे एनुलस फाइब्रोसिस है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो उस जेली लाइक स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस पल्पोसस को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। दोनों एक साथ ही काम करते हैं। अब डिस्क के मेन फंक्शंस क्या हैं? एक तो इसने वर्टिब्रास के बीच में लोड्स ट्रांसमिट करवाना है, ठीक है, ताकि किसी एक वर्टिब्रा पे ज़्यादा लोड ना पड़े, सब वर्टिब्रास पे इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन आए। दूसरा, इसने मूवमेंट करवानी है। अगर दो वर्टिब्रास आपस में, इनके दोनों हर वर्टिब्रा के बीच में वर्टिब्रल डिस्क ना होती तो बोनी स्ट्रक्चर्स आपस में रब करते, फ्रिक्शन होती और इंतहाई पेनफुल प्रोसीजर होता। तो डिस्क के आने की वजह से मूवमेंट भी क्रिएट होती है और हमें पेन भी नहीं होती। दूसरा, स्टेबलाइजेशन। लास्ट फंक्शन क्या है? स्टेबलाइजेशन, कि दो वर्टिब्रा को कनेक्ट भी करता है, उनके दरमियान में लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाता है, मूवमेंट भी करवाता है और स्टेबलाइज भी करवाता है ताकि एक्सेसिव इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट जो है वो ना हो। The capacity of the disc to dampen loads is not as significant as once thought. Soft load impulses are partially dampened by the disc, hard load impulses more by the bone. अब डिस्क की डिस्क के बारे में कहा जाता था कि डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा लोड बेयर कर लेती है, तो वो इतनी लोड बेयरिंग नहीं है जितना कभी किसी ज़माने में सोचा जाता था। जो सॉफ्ट लोड इम्पल्सिस हैं, सॉफ्ट लोड जो है वो डिस्क अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो हार्ड लोड है वो बोन ही अब्जॉर्ब करती है। However, the primary shock absorbing mechanism in spine is related to spinal bending movements in the sagittal frontal plane. लेकिन स्पाइन के अंदर जो मैकेनिज्म है कि वो स्पाइन शॉक अब्जॉर्बिंग है, वो इस वजह से है कि स्पाइन बेंड कर सकती है सैडल और फ्रंटल प्लेन में। और आई होप सो कि आप लोगों को सैडल और फ्रंटल प्लेन का पता है। In a healthy disc with an intact annulus, the anterior aspect of the nucleus will compress slightly spinal flexion. अच्छा, अब आप कोई बंदा फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा है तो उसमें क्या होगा? अगर उस बंदा वो हेल्दी है और उसकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी हेल्दी है और एजिंग के साथ कोई डिजेनरेटिव प्रोसेस उनमें नहीं चल रहा, तो न्यूक्लियस का जो एंटीरियर एस्पेक्ट है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस एंटीरियर पड़ा हुआ है, वो स्क्वीज हो जाए, क्योंकि हम स्पाइन को बेंड कर रहे हैं फॉरवर्ड, तो हमारी वर्टिब्रा फ्रंट साइड से कंप्रेस हो रही है और पीछे से खुल रही है। तो जब वो फ्रंट साइड से कंप्रेस होंगी तो फ्रंट साइड पे जो भी न्यूक्लियस पल्पोसस पड़ा होगा वो स्क्वीज हो जाएगा। अब जो स्पाइनल एक्सटेंशन करते हैं, हम बैक पीछे की तरफ स्ट्रेट लेकर जाएंगे, तो फिर न्यूक्लियस का जो वर्टिब्रा है वो सामने से खुल जाएंगे और पीछे से उनके ऊपर दबाव आ जाएगा। तो पीछे जब वर्टिब्रा पे दबाव आएगा तो उनके बीच की सारी डिस्क जो है वो कंप्रेस कर देंगे। If the annulus is torn, the nucleus responds to movement by migrating through the path of least resistance in the direction of the annular tear and may bulge or herniate through the annulus. अब ये डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क बल्ज, आप लोगों ने ये टर्म्स थोड़ी बहुत सुनी होंगी। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली तो ये होता है कि जब न्यूक्लियस जो है उस पर बोझ पड़ता है तो एनालस फाइब्रोसिस चूँकि हेल्दी होता है वो न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है, फटने नहीं देता। लेकिन कुछ डिजीज प्रोसीजर्स की वजह से एनालस फाइब्रोसिस अगर फट जाए तो न्यूक्लियस पल्पोसस क्या करेगा? वो जगह से एनालस फाइब्रोसिस फटा होगा, न्यूक्लियस पल्पोसस उस जगह से बाहर निकलेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये डिस्क बल्ज हो गया या डिस्क हर्निएट, कि डिस्क जो है वो वर्टिब्रा के बीच से बाहर निकल आई है। ठीक है, this type of disc injury, which is most common on the posterior aspect of the disc where the annulus is the weakest, plays an important part in the etiology and the pathogenesis of most spinal syndromes. ये जो डिस्क इंजरी की एक फॉर्म है, एक डिजीज है, डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स, ये मोस्ट कॉमनली पाई जाती है डिस्क के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, क्योंकि वहाँ पे एनुलस वीक होता है, तो एनुलस वहाँ पे
फट जाएगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं और वहाँ से न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल आएगा। तो ये स्पाइनल सिंड्रोम्स की पैथोजेनेसिस और रेडियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। आई होप मैंने लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फेसेट जॉइंट से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। अच्छा, अच्छा जी, तो यहाँ पे हम अपना ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। और आई होप मैं आज थोड़ी ज़्यादा काम आप लोगों को कवर करवाया है। इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा आप लोगों का स्टेमिना बढ़ा के काफ़ी लंबा लंबा आप लोगों को लेक्चर देंगे इंशाल्लाह। तो फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। जज़ाकल्लाह खैरन।